नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बहुत दिनों के बाद जो है आप लोग से संविधान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज जो है संविधान में आज जो हम बात करेंगे वो खासकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। देखिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक का अनुच्छेद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और अनुच्छेद 124 से 147 तक लगाकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो उसके न्याय क्षेत्र हैं, उसकी शक्तियां हैं और प्रक्रिया का उल्लेख जो है किया गया है अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक। देखिए, अगर वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को अगर ढंग से समझना है तो थोड़ा इसके जो है पिछली कहानी को हम लोग को समझना होगा। सबसे पहले जो है देखिए 1773 की घटना है। 1773 में एक एक्ट आया था जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाना चाहिए। और 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हुए वो हुए सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे जो है इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत कलकत्ता में 1774 में स्थापना हुआ था। उस सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हुए प्रथम वो थे सर एलिजा इम्पे। उसके बाद की कहानी को देखें तो 1935 की घटना है। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट होना चाहिए। दिल्ली में क्या चाहिए? एक संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय का मतलब कि दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट का स्थापना किया जाना चाहिए। तो इसका प्रावधान कहां किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो फेडरल कोर्ट की स्थापना की प्रावधान किया गया, उसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। और देखिए, इस फेडरल कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए वो हुए मॉरिस गवेयर। कौन हुए? मॉरिस गवेयर जो है मॉरिस गवेयर इस फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। और अगर बात करें इस फेडरल कोर्ट के बारे में या संघीय न्यायालय के बारे में, तो ये फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय जो है इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह सकते हैं? तो कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आ सकता है कि फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर फेडरल कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसके निर्णय के विरुद्ध जो है लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी।
और देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं तो सुप्रीम हुआ कैसे? अगर उसके निर्णय के विरुद्ध आप लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ। तो ये देखिए फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लेकिन अगर बात करें अपना जो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ है उसका स्थापना भारतीय गणराज्य के लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थापना के भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें, लोकतांत्रिक गणराज्य की अगर बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। तो भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था दिल्ली में, यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। कब आया? 28 जनवरी 1950 को वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट जो है अस्तित्व में आया। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने वे थे हरिलाल जे कानिया। कौन बने मुख्य न्यायाधीश? हरिलाल जे कानिया। कई पुस्तकों में हीरालाल जे कानिया लिखा है लेकिन हरिलाल जे कानिया सही है। देखिए अब यहां पे सवाल उठता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ 28 जनवरी 1950 को। अब भारतीय संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उस राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो शपथ ले रहे थे तो उनको फिर शपथ दिलाया कौन? चूंकि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ है कब? 28 जनवरी को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 26 जनवरी 1950 को शपथ लिए, तो उनको शपथ दिलाए हैं हरिलाल जे कानिया ही। क्योंकि ध्यान से देखिए सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया है, और जो फेडरल कोर्ट बना था 1935 के भारत शासन अधिनियम वाला, और 1 अक्टूबर 1937 को जो सुप्रीम कोर्ट बना उस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे मॉरिस गवेयर, और अंतिम तथा चौथे जो मुख्य न्यायाधीश थे वे थे हरिलाल जे कानिया। और हरिलाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हरिलाल जे कानिया ही जो है वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है शपथ दिलाए थे। क्लियर बात? देखिए हरिलाल जे कानिया से संबंधित प्रश्न कर सकता है कि हरिलाल जे कानिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे देगा कि हरिलाल जे कानिया जो है फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा ऑप्शन है हरिलाल जे कानिया जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरा ऑप्शन है हरिलाल जे कानिया ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई। चौथा ऑप्शन है हरिलाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। और पांचवा ऑप्शन है कि हरिलाल जे कानिया एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ। तो देखिए इस प्रश्न में क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है? पहला ऑप्शन है कि हरिलाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, सही है। दूसरा ऑप्शन है हरिलाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सही है। तीसरा ऑप्शन है हरिलाल जे कानिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई, सही बात है। चौथा ऑप्शन है हरिलाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, सही है। पांचवा जो है कि हरिलाल जे कानिया एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिनका मृत्यु पद पर रहते हुआ, ये गलत है। क्योंकि देखिए हरिलाल जे कानिया का तो मृत्यु हुआ ही पद पर रहते हुए, साथ में एक और मुख्य न्यायाधीश है जिनका मृत्यु हुआ है पद पर रहते हुए, उनका नाम है सबस्याची मुखर्जी। क्या नाम है? सबस्याची मुखर्जी। तो सबस्याची मुखर्जी और हरिलाल जे कानिया दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब जो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में,
जो कि अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक दे रखा है। तो एक कर अनुच्छेद के सहारे सुप्रीम कोर्ट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 जो है, अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट होगा और इसमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ऐसा बात कहा है अनुच्छेद 124 में, स्पष्ट तौर पर कह रखा है। अब देखिए, जब अनुच्छेद 124 में इस बात को लिखा गया है और अभी तक लिखा हुआ है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें एक न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो देखिए, अनुच्छेद 124 का एक, अनुच्छेद 124 का एक स्पष्ट शब्दों में कहता है कि संसद कानून बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, जब संसद को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और इन न्यायाधीशों, जो न्यायाधीश की संख्या है ये कम पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कानून बना के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। यह अधिकार जो संसद को दिया है वो अनुच्छेद 124 में दिया है। यानी कि अनुच्छेद 124 के एक के तहत संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जो है संसद जो है कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया है। देखिए, जब 1950 की बात है, जिस समय सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 28 जनवरी को, तो उस समय 1+7 न्यायाधीश थे। 1950 में 1+7 न्यायाधीश थे, यानी कि 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद 56 और 60 वृद्धि किया गया। 1956 की बात है, 1956 की बात करें तो वहां पे कर दिया गया 1+10 यानी कि 11 न्यायाधीश हो गए, 1+10। और 1960 में कर दिया गया 1+13 यानी कि 1+13 यानी कि 14 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई। और उसके बाद 77 में बढ़ाकर 1+17 कर दिया। 1977 में बढ़ाकर 1+17 कर दिया गया, एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश कर दिया गया। 86 में 1+25 कर दिया गया, 1986 में 1+25 कर दिया गया। और 2009 की बात है जिसमें 1+30 कर दिया गया न्यायाधीशों की संख्या। और कुछ समय पहले ही यह प्रस्तावित है, क्लियर हुआ नहीं है, न्यायाधीशों की संख्या कर दिया गया है 33+1 कर दिया गया है न्यायाधीशों की संख्या। 1 का मतलब एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिए, संसद जो है अनुच्छेद 124 के 1 का प्रयोग करते हुए समय समय पर जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब देखिए इसमें अगर बात करें अनुच्छेद को आगे और बात करें तो देखिए, न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होगा। तो योग्यता की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता जो है वो अनुच्छेद 124 के 3 में दे रखा है। अनुच्छेद 124 के 3 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता दे रखा है और उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं जो निम्नलिखित योग्यता को रखते होंगे। तो अनुच्छेद 124 के 3 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो दिया है उसमें मात्र 2 योग्यता है। पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए वह है किसी भी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से जो है वो
सॉरी पिछले 5 वर्षों से वो न्यायाधीश का काम किया हो, पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश का काम किया हो, पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश का काम किया हो। अब देखिए यहीं पर क्या है ना कि दो जो इसका योग्यता है, तो दूसरा योग्यता में आपके साथ कई तरह का जो है शर्त रखा। अगर आप इस शर्त को नहीं पूरा कर रहे हैं, अगर किसी भी हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। इसमें और लिखा है कि अथवा किसी भी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता का कार्य किया हो, यानी कि वकील के पद पर रहा हो, तो भी हो सकता है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो भी मत घबराइए। और लिखा है अथवा राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो। तो दूसरा जो योग्यता है उसमें 3 शर्त दिया है, तीनों में से कोई एक शर्त को पूरा करते हैं अगर आप, तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता रखते हैं। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश का कार्य किया हो, या किसी भी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो। देखिए यहां पर गौर करने वाली बात है कि इस आधार पर कि राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को अभी तक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। हो सकता है हमें बनाया जाए, कानून का जानकारी रख रहे हैं, थोड़ा जानकारी बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति के नजर में जो कानून का जानकार हो, इस आधार पर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनाया गया। दूसरी बात, जो 10 वर्षों तक वकील का कोटा की बात करें, तो वकील के कोटे की बात करें तो एस.एम. सिकरी वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले जो है पहले व्यक्ति बने। एस.एम. सिकरी जो है वकील के कोटे से, एस.एम. सिकरी वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद बात करें तो हाल ही में इंदु मल्होत्रा को जो है वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। किसको? इंदु मल्होत्रा को। तब एक हो गए एस.एम. सिकरी और दूसरा इंदु मल्होत्रा। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, न्यायाधीश की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक भी महिला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हुई है। एक भी महिला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हुई है। मीरा साहेब फातिमा बीबी, देखिए मीरा साहेब फातिमा बीबी एक प्रथम महिला है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी, यानी कि पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मीरा साहेब फातिमा बीबी हुई। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में महिला न्यायाधीश की बात करें तो एक तो हो गई इंदु मल्होत्रा और एक है आर भानुमती, यानी कि वर्तमान में आर भानुमती और इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के जो है महिला न्यायाधीश हैं। ये इंदु मल्होत्रा की जो बात की, जो वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी, तो इसका जो न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हुआ था वो 27 अप्रैल 2018 को हुआ है। 27 अप्रैल 2018 को जो है इंदु मल्होत्रा को वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था। अब देखिए, अब पढ़ेंगे नियुक्ति के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो आगे बात करें नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 124 लाएंगे। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है गड़बड़ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है
तो राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश से विचार विमर्श क्यों करेंगे। लेकिन है अनुच्छेद 124 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श कर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करेंगे। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति जो परामर्श ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश से, ये बात तो कहा गया स्पष्ट तौर में, और साथ में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो वे अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य विचार विमर्श करेंगे, अवश्य परामर्श लेंगे। यह जो है 1950 जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ तब से लेकर 1993 तक जो है मंत्री परिषद के सलाह पर जो है राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि राष्ट्रपति जो है हमेशा मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भी यही प्रक्रिया था। कब तक? 1950 से लेकर 93 तक कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सलाह पर जो है सिफारिश पर नियुक्ति करेंगे। देखिए एक केस है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का। 1982 का केस है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का जो मामला आया 1982 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला जो आया, इसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में एक निर्णय दिया गया था। न्यायाधीशों के नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय दिया गया 1982 वाला मामला में, जिसको फर्स्ट जजेज केस कहते हैं। फर्स्ट जजेज केस कहते हैं अथवा न्यायाधीश स्थानांतरण वाद के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट जजेज केस के नाम से किसको जानते हैं, तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982, इसको कहते हैं फर्स्ट जजेज केस। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी वकील का डिग्री प्राप्त करके सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील भी होते हैं जो कई तरह के होते हैं। एक जो है काफी सीनियर वकील होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, कुछ ऐसे वकील भी होते हैं जिनका सिर्फ रजिस्टर पर नाम जो है अंकित होता है, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। तो आगे बढ़ते हैं, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाला केस के आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला आया 1993 में बनाम भारत संघ। ये जो है केस किया 1993 में। ये सब वकील जो है जो ऑन रिकॉर्ड वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, ये वकील सब लोग मिल के क्या किए कि केस के सुप्रीम कोर्ट वकील ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 93 मामला में न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कॉलेजियम व्यवस्था का स्थापना किया गया। क्या किया गया? कॉलेजियम का स्थापना किया गया। एक कॉलेजियम शब्द जो है, एक कॉलेजियम जैसा शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है और इसीलिए इसे सेकेंड जजेज केस कहा गया। क्या कहा गया? सेकेंड जजेज केस कहा गया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 वाला केस को कहा गया सेकेंड जजेज केस कहा गया। और देखिए 1993 में जो कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की गई, क्या किया गया? कॉलेजियम का स्थापना किया गया। यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अब कॉलेजियम व्यवस्था का जो स्थापना किया गया, उसमें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उसके अध्यक्ष थे। इस कॉलेजियम के अध्यक्ष कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा जो और सदस्य होगा तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जो है
मोस्ट सीनियर जज जो है, 4 जो है इसका और सदस्य होगा। एक अध्यक्ष कौन हो गए, मुख्य न्यायाधीश, और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं इसके सदस्य होंगे। अब देखिए मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है और उस कॉलेजियम में, जिस कॉलेजियम से न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है और उस कॉलेजियम में अध्यक्ष भी सुप्रीम कोर्ट का ही है और उस कॉलेजियम में सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट का ही है, तो ये गड़बड़ होना जरूरी था। अब यहाँ पर देखिए यह 93 में लागू हुआ, लेकिन 98 में 1998 में जो है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से लिए गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में निर्णय दिया गया कि अब यहां पर पूछा गया 1998 में कि कॉलेजियम जो सिफारिश करेगा, क्या राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो यह बात जो है रेफरेंस में निर्णय दे दिया गया कि कॉलेजियम के विचार को, कॉलेजियम के निर्णय को राष्ट्रपति जो है सिफारिश के लिए एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसको कहा गया थर्ड जजेज केस, इसको कहा गया थर्ड जजेज केस 1998 वाला बात को, जिसमें राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से लिए गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इस बात को किया कि कॉलेजियम अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में कोई निर्णय देता है तो इस निर्णय पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति जो है उसे पुनः भेज सकते हैं। इसको कहा गया थर्ड जजेज केस। देखिए एम.एन. वेंकट चलैया, एम.एन. वेंकट चलैया, अब ध्यान दीजिएगा आगे। एम.एन. वेंकट चलैया है, एम.एन. वेंकट चलैया, एम.एन. वेंकट चलैया, एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता वाले संविधान पीठ बना, संविधान समीक्षा आयोग बना था 2002 में, 2002 में बना संविधान समीक्षा आयोग। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ही बना और ये आयोग जो है कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना का सुझाव दिया। यह जो है आयोग जो है संविधान समीक्षा आयोग, एम.एन. वेंकट चलैया वाला संविधान समीक्षा आयोग कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था में अध्यक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो रहे हैं और बाकी जो 4 सदस्य हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही जो है अपने आने वाले उत्तराधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसलिए एम.एन. वेंकट चलैया वाला संविधान समीक्षा आयोग जो है 2002 में जो बना था, उस आयोग ने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय दिया और कहा कि इसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना का सुझाव दिया। अब देखिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात जो किया, तो देखिए 2013 की बात है, 2013 में निर्णय दे दिया है एम.एन. वेंकट चलैया वाला संविधान समीक्षा आयोग। 2013 में इस आयोग की स्थापना हेतु 120वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में लाया गया। ध्यान दीजिएगा, 120वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में लाया गया है। कब लाया गया है? 2013 में 120वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया है जजों के नियुक्ति के संदर्भ में दिए गए निर्णय एम.एन. वेंकट चलैया द्वारा। अब क्या हुआ कि इस समय 2014 में लोकसभा भंग हो गया। 2014 में लोकसभा क्या हुआ? भंग हो गया। जब लोकसभा भंग हो गया तो क्या हुआ कि यह विधेयक स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई विधेयक लोकसभा में रखा जाता है और उस दरमियान अगर लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयक स्वतः क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद क्या है कि जब अगली लोकसभा का गठन हुआ तो 12 अगस्त 1914 को, ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 1914 को जो है यही वाला विधेयक जो है 121वां संविधान संशोधन विधेयक, 121वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 12 अगस्त 2014 को, 12 अगस्त 2014 को जो है लोकसभा में लाया गया। 23 सितंबर 2014 को
23 सितंबर अगर बात करें 23 सितंबर 2014 को राजस्थान पहला राज्य था जिसने इसका अनुमोदन किया था इस विधेयक का। लेकिन देखिए 12 अगस्त 2014 को यह लाया गया, लोकसभा में लाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि यह विधेयक जब 12 अगस्त 2014 को लोकसभा में लाया गया तो उसके कुछ दिनों के बाद ही यह 16 अगस्त को जो है लोकसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। यह विधेयक 16 अगस्त 2014 को लोकसभा से क्या हो गया, लोकसभा से पास हो गया। जब लोकसभा से यह विधेयक पास हो गया तो 18 अगस्त को क्या कर दिया गया, राज्यसभा में गया और राज्यसभा से 18 अगस्त को राज्यसभा से भी पास हो गया। 18 अगस्त को राज्यसभा से यह विधेयक पास हो गया। देखिए 16 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ, 18 अगस्त को राज्यसभा से पास हो गया। इस विधेयक के ऊपर राज्यसभा में एकमात्र व्यक्ति जो विरोधी थे उनका नाम था राम जेठमलानी, जो कि एक अव्वल दर्जे के वकील भी हैं। तो इसका विरोध करने थे राम जेठमलानी। अब देखिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक जो 12 अगस्त 2014 को लोकसभा में रखा गया, वो 16 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ और 18 अगस्त को राज्यसभा से पास हो रहा है। और राज्यसभा में एकमात्र विरोधी कौन है, राम जेठमलानी। ठीक है, उसके बाद जो है यह बिल जो है 31 राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जहां जहां विधानसभा है वहां से ही पास हो गया। और 31 दिसंबर 2014 को जो है इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया और जनवरी 2015 से को जो है यह 99वां संविधान संशोधन कानून बनकर लागू हो गया। संशोधन 121वां था लेकिन कानून है 99वां यानी कि 99वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जो है यह कानून जो है लागू हो गया। कब, जनवरी 2015 के बाद से लागू हो गया। और जब ये लागू हुआ तो क्या क्या किया गया संशोधन, देखिए 121वां संविधान संशोधन जो 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो कानून बन गया उसमें क्या क्या किया गया सुधार। तो इसके तहत संविधान में जो है कुछ अनुच्छेद जोड़ा गया, जैसे है पहला है अनुच्छेद 124 का ए जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 124 का ए जोड़ा गया, बी जोड़ा गया, सी जोड़ा गया। पहले पढ़े अनुच्छेद 124 का ए जो जोड़ा गया उसमें क्या बात रखा गया। अनुच्छेद 124 का ए में कहा गया कि इसके लिए एक एनजैक की स्थापना किया जाए। एनजैक की स्थापना किया जाए। एन फॉर नेशनल, जे फॉर जुडिशियल, ए फॉर अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई और मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। कहा गया कि एनजैक का जो है अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और अध्यक्ष के अलावा 5 और सदस्य होगा। ठीक है, अब देखिए जो कॉलेजियम था उसमें भी अध्यक्ष तो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन यहां पर एनजैक में भी अध्यक्ष कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। वहां पर 4 अन्य सदस्य जो था वो चारों के चारों सदस्य कहां से था, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। लेकिन यहां पर कह रहा है कि एक अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य होगा। अब ध्यान देना है कि 5 सदस्य क्या सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेज ही हैं या कोई और है। देखिए इसमें कहा गया कि जो 5 और सदस्य होगा उसमें से 2 सदस्य जो है सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे, वरिष्ठ जज होंगे। उसके बाद एक जो होगा वो भारत का विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री होगा तथा 2 जो होगा वो राष्ट्रपति द्वारा, 2 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति चुना जाएगा, व्यक्ति जो होगा। इसमें यहां पर 5 सदस्य देख रहे हैं, एक तो विधि मंत्री है, कानून मंत्री भारत सरकार का, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हो गए और 2 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो गए। तो ये बात कहा गया, एनजैक का बात कहा गया कहां, अनुच्छेद
124 के ए में क्या किया गया, एनजैक की स्थापना किया गया, एनजैक की स्थापना किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 124 का बी भी जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 124 का बी जोड़ा गया। उसमें कहा गया एनजैक के कार्यों का उल्लेख किया गया। कार्यों का उल्लेख कहां किया गया, अनुच्छेद 124 के बी में। उसके बाद अनुच्छेद 124 का सी भी जुड़ा, अनुच्छेद 124 का सी जोड़ा गया और 124 के सी में कहा गया कि एनजैक के संदर्भ में अगर कोई कानून बनाया जाए तो कानून बनाने का अधिकार कहां होगा, संसद को दिया गया। यानी कि एनजैक के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, संसद को। यानी कि पूरा का पूरा पावर किसके पास आ गया, पार्लियामेंट के पास। कहा गया, संसद के पास आ गया, क्योंकि एनजैक कोई कार्य करेगा तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। एनजैक का कार्य का उल्लेख 24 में है और एनजैक जो है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष हैं कौन, मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहेंगे। तो 2 1 3 हुआ और बाकी का 3 जो है, 1 कानून मंत्री और 2 राष्ट्रपति। तो 3-3 का बराबरी है यहाँ पर। अब देखिए क्या हुआ कि फिर जो है वही वकील लोग, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015। तो ये 2015 में जो केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ध्यान सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे वकील होते हैं जिनका सिर्फ नाम रजिस्टर पर दर्ज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। उनका एक चलता है एसोसिएशन, वो सारे लोग मिलके केस कर रहे हैं इस एनजैक के विरुद्ध में। उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015। इस मामले में इसे चुनौती दी गई और एक जे.एस. कहर, जिनका पूरा नाम है जगदीश शरण कहर, जे.एस. कहर, जगदीश शरण कहर बरसा दिए। जे.एस. कहर की संविधान पीठ के दस्ता में 16 अक्टूबर की कहानी है। 16 अक्टूबर 2015 को 99वां संविधान संशोधन आधारभूत संरचना यानी कि शक्ति पृथक्करण के आधार के उल्लंघन के कारण पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। यानी कि 124 ए बी सी पूरा के पूरा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसे 4th जजेज केस कहा जा रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है, 4th जजेज केस। इस बाद में कॉलेजियम व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर दिया गया। देखिए ये पहला ऐसा कानून है जिसे पूरा के पूरा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निरर्थक साबित कर दिया गया और ये जो व्यक्ति थे जे.एस. कहर, यही व्यक्ति कहर बरपा दिए और मोदी सरकार पर, और पूरा का पूरा जो संसद एनजैक का कानून बना रहा था और पूरा का पूरा एनजैक क्या हो गया, समाप्त हो गया। और देखिए अब वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो है उसके सदस्य होंगे। अगर बात करें आप मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो हमारे संविधान में मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के संदर्भ में संविधान मौन है। अगर पूछे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो बोलिएगा कि इसके बारे में संविधान मौन है, यानी कि संविधान में कोई खास चर्चा इसके बारे में नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे जो है वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ परंपरा है। सीनियर मोस्ट जजेस को चीफ जस्टिस बनाया जाना मात्र एक परंपरा है, लेकिन इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन भी हुआ। एक बार 1973 में हुआ, जिस समय A.N. रे को बनाया गया। A.N. रे यानी कि अजीत नाथ रे के टाइम में 73 में, और दूसरी बार 1977 में हमीदुल्ला बेग के टाइम में। 1977 में हमीदुल्ला बेग के टाइम में ऐसा किया गया। 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन किया गया। क्या बात बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो बनने की परंपरा है उसमें है
कि सीनियर मोस्ट जजेज को जो है सुप्रीम कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इस परंपरा का जो है उल्लंघन भी किया गया है 2 बार। एक बार 1973 में जिस समय अजित नाथ रे बने, और दूसरी बार 1977 में हमीदुल्लाह बेग के टाइम में। वर्तमान में अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश का, तो वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। भारत के 47 नंबर के न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े जो है 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे देखिए YV चंद्रचूड़। कुछ न्यायाधीशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। YV चंद्रचूड़ सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। 7 वर्ष तक रहे हैं। कौन? YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ 7 वर्ष तक सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? YV चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक रहने वाले जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो है ये सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश है। ये मात्र 17 दिन जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक समय तक YV चंद्रचूड़ और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह। सबसे अधिक समय तक 7 वर्ष और कम समय तक 17 दिन। उसके बाद के सुब्बाराव जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। के सुब्बाराव सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 1967 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। ठीक है। और BR अय्यर भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं। एक और न्यायाधीश है BR अय्यर, ये भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं। 2 व्यक्ति हो गए, के सुब्बाराव और है BR कृष्ण अय्यर। के सुब्बाराव और BR कृष्ण अय्यर 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी हुए और राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े। आगे हैं KS हेगड़े। ध्यान दीजिएगा, KS हेगड़े लोकसभा के एक ऐसे अध्यक्ष रहे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। यानी कि KS हेगड़े लोकसभा के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, KS हेगड़े। उसके बाद बात करें तो P सदाशिवम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बनाया गया। जब वे रिटायर हो गए, P सदाशिवम एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के जिन्हें रिटायर होने के बाद जो है राज्यपाल बनाया गया। ठीक है। तो यहां तक हम बात देखें। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसको शपथ कौन दिलाता है। शपथ की बात करें, ओथ। देखिए, अगर हम बात करते हैं शपथ यानी कि ओथ की बात करते हैं, शपथ, तो अनुसूची 3 की बात करना होगा। अनुसूची 3 क्या है? शपथ। तो शपथ देखिए, अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ दिलाता है। देखिए, व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ऐसे तो कहा गया कि न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम कौन है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो राष्ट्रपति का पद जानते हैं भारत के प्रथम नागरिक का पद है। अब प्रत्येक न्यायाधीश को शपथ दिलाते फिरेंगे हर हाई कोर्ट के नागरिक को, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए मुख्य न्यायाधीश को, व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और फिर अन्य न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाने का काम मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सभी न्यायाधीश जो है संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। अगर बात करें कि न्यायाधीश शपथ किस बात लेता है, तो संविधान की निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। सभी न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है जो कि भारित है। ये बात अनुच्छेद 125 में कहा गया है। अनुच्छेद 125 में बात क्या आ गया? वेतन की बात। न्यायाधीश को वेतन कहां से मिलेगा? भारत की
संचित निधि से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां से मिलेगा? संचित निधि से। कहां कहा गया है? अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां मिलेगा? कहां से मिलेगा? भारत की संचित निधि से मिलेगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 125 में किया गया है और यह वेतन भारित होता है। अब देखिए, भारित का मतलब क्या होता है? भारित, न्यायाधीशों का वेतन भारित होता है। भारित कहने का मतलब हुआ कि भारित व्यय वैसा व्यय है जिस पर संसद में बहस तो हो सकता है लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। सिर्फ बहस होगा, मतदान नहीं होगा, निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो उसे कहते हैं भारित व्यय। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में संसद में बहस हो सकता है परंतु उस पर मतदान नहीं हो सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में एक वारंट यानी कि अधिपत्र जारी करते हैं। राष्ट्रपति ही जो है उसके संदर्भ में वारंट यानी कि एक अधिपत्र जारी करते हैं। आगे देखिए, अगर कोई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पद पर है तो पद पर रहते हुए उसके वेतन में किसी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया सकता है। कि हानिकारक परिवर्तन का मतलब क्या है कि कम नहीं किया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अगर बात करते हैं कि सेवानिवृत्ति, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर कर गए तो सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद नहीं ले सकते हैं। देखिए, राज्यपाल बनाया गया था तो राज्यपाल चूंकि लाभ का पद नहीं है, राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद क्या है? एक सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर बनना, ये लाभ का पद है। बाकी बड़े बड़े जो है वो लाभ का पद नहीं है। विधायक लाभ का पद नहीं है, सांसद लाभ का पद नहीं है। तो लाभ का पद है किसी भी एक गांव में सरकारी स्कूल जहां किरानी जो है वो लाभ का पद है। समझ लीजिए मेरा संविधान कैसा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद की जो बात किया जा रहा है, रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार के किसी भी या राज्य सरकार के किसी भी राज्य सरकार के अधीन हो या भारत सरकार के अधीन हो, लाभ के पद नहीं ले सकता है और न ही किसी न्यायालय में वकील के रूप में सेवाएं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज किसी भी हाई कोर्ट या निचली अदालत में वकालत नहीं कर सकता है। देखिए, अभी पढ़े अनुच्छेद 125 गए हैं, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 126। देखिए, अनुच्छेद 126 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 126 जो है वो स्पष्ट तौर पर कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। देखिए, अनुच्छेद 126 में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त, ये देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 126 में स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है किसी भी न्यायाधीश को, ऐसा नहीं है कि सीनियर मोस्ट जजेस को ही, किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यह बात का उल्लेख अनुच्छेद 126 में किया गया है। 25 में वेतन था, 26 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में देखिए, इसमें कहा है तदर्थ न्यायाधीश की बात कहा है, एडहॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की बात कहां कहा गया है? तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की बात कहा गया है अनुच्छेद 127 में एडहॉक न्यायाधीश, एडहॉक न्यायाधीश। देखिए क्या है इसमें कि अनुच्छेद 127 में ये उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर गण पूर्ति नहीं हो रहा हो, कोरम नहीं पूरा हो रहा हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ राष्ट्रपति परामर्श करते हैं और परामर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में
तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब है कि मान लिया जाए कि संसद अभी जो है कानून बनाने के पक्ष में नहीं है, यानी कि संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में नहीं है, संभव नहीं है कि बढ़े तुरंत। तब क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श करने के बाद हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, उसे जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो ये बात पढ़े अनुच्छेद 127। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 128। लंबा सफर तय करना, अनुच्छेद 147 तक जाना है, तो संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरा सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो जाए, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा और वीडियो कोई देखेंगे भी नहीं। इसलिए आज जो है अनुच्छेद 128 तक ही रखेंगे। तो अनुच्छेद 128 क्या कहता है? अनुच्छेद 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, यानी कि पुनर्नियुक्ति की बात करता है। पुनर्नियुक्ति की बात करता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनर्नियुक्ति, यानी कि जो जज रिटायर कर चुके हैं उन्हें पुनः नियुक्त किया जाए। इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 128 में। 127 में तदर्थ न्यायाधीश था, 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। देखिए अनुच्छेद 128 में यह उल्लेख किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति के साथ परामर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो है पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ न्यायाधीश की भी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनर्नियुक्ति भी कर सकते हैं। ये दोनों का उल्लेख अनुच्छेद 127 और 128 में दे रखा है। अब ध्यान देना है कि जो तदर्थ न्यायाधीश होगा, तदर्थ न्यायाधीश तथा ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्नियुक्त हुए हैं, यानी कि अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 128 के तहत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, तो उन न्यायाधीशों को वे सभी सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होगी जो नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती है। जो उस समय नियमित न्यायाधीश हैं और वे उन न्यायाधीशों को जो शक्ति प्राप्त है, वे शक्ति अनुच्छेद 127 द्वारा नियुक्त तदर्थ न्यायाधीश और 128 द्वारा पुनर्नियुक्त न्यायाधीश को भी प्राप्त होगा। ठीक है। और एक लास्ट बात कर रहे हैं आज कि अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। तो कहा है अनुच्छेद 348 में इस बात को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का सारा कार्रवाई जो होगा वो होगा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में होगा। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का शेष भाग जो है हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।